गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास से हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स। ठीक है, इसमें देखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, ग्लास स्लैब ABCD है ना, और ये किसमें रखा हुआ है तो एयर में, और दूसरे वाले सेपरेटिंग सरफेस के बाहर, यानी ये कहाँ रखा हुआ है ग्लास स्लैब एयर में, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। जब हम मान लेते हैं कि लाइट रे इस नॉर्मल से आई एंगल इंसिडेंट बनाकर इंसिडेंट होता है और ये फिर रिफ्रैक्ट होके फिर से दूसरे वाले सरफेस पे पहुंचता है और फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और फाइनली ये इमर्जेंट रे बाहर चला जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सरफेस AB पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो एयर के लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ग्लास के लिए μ2 मान रखा है और ये फिर ये एयर है तो μ3 एयर के लिए 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB पर देखते हैं। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं तो क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। μ1 का जहां वैल्यू क्या होगा 1 है, चूंकि एयर है तो μ1 का वैल्यू 1 होगा। μ1 इंटू साइन आई यानी 1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, तो 1 इंटू साइन आई हो गया। ठीक है, दूसरा इधर इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 बन के छोड़ देते हैं। अब हम लोग फाइनली रिफ्रैक्शन हम लोग कहां देखेंगे, सरफेस CD पर। तो CD पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, μ2 इंटू साइन आर बराबर μ3 इंटू साइन आई डैश। मैंने फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मान रखा, आई डैश मान रखा है। ठीक है, इमर्जेंट रे के साथ। तो हम μ2 इंटू साइन आर बराबर μ3 इंटू साइन आई डैश है। ठीक है, अब μ2 साइन आर, μ3 क्या का वैल्यू क्या है, चूंकि एयर है तो क्या होगा यहाँ पर μ3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन आई डैश। ठीक है, मतलब साइन आई डैश हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो पता चलता है कि साइन आई बराबर जो है साइन आई डैश, मतलब जो इमर्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रे क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी कि जो लाइट रे इंसिडेंट होता है AB सरफेस से, वो बाद में जब CD से रिफ्रैक्ट होता है फाइनली, तो वो इस लाइन इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है ना। ये रे और ये रे क्या है, पैरेलल है आपस में। तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जो दूरी है पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी में अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की दें तो यही दूरी क्या होगा, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। दैट इज कॉल्ड पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी ग्लास स्लैब से अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद उस लाइट रे के पैरेलल हो जाता है। कब, जब ये एक ही मीडियम में रखा हो, यानी कि ग्लास स्लैब एयर में रखा हो या कोई ऐसे ही दूसरा इससे क्या होना चाहिए, तो रेयर मीडियम में रखा होना चाहिए ना, सॉरी रेयर मीडियम में रखा होना चाहिए। तो लाइट रे क्या होगा, इमर्ज होके फाइनली इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो एक्चुअली ये सवाल आया भी था इस बार के CBSE टर्म 1 में, ऑब्जेक्टिव में पूछा था। फैक्टर्स affecting lateral displacement। तो वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करता है। वो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम या ज्यादा होगा उसके अनुसार से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा होगा। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। और तीसरा क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। मान लीजिए थिकनेस टी है, और ग्लास थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ये कंडीशन और है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट μ1 बराबर μ3 और ये क्या होना चाहिए, μ3 लेस देन μ2, यानी कि μ1 और μ3 सेम होना चाहिए जो भी मीडियम हो, और ये क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में। इसलिए μ1 बराबर μ3 और ये दोनों क्या होगा, तो μ2 से छोटा होगा, तभी जाके क्या हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा क्यों होगा, तो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सा फैक्टर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, म्यू का वैल्यू यानी कि μg, और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी ग्लास स्लैब से लाइट रे पास करता है तो फाइनली इमर्ज होके वो क्या आता है, इंसिडेंस रे के पैरेलल हो जाएगा। कब, जब ये सारा फैक्टर्स फुलफिल होगा, दैट मीन्स कि μ1 और μ3 आपस में बराबर होना चाहिए, और ये रेयर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब, यानी μ2 से छोटा होना चाहिए μ1 और μ3, ठीक है। दूसरा है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा कब होगा, डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ठीक है, थिकनेस क्या है ग्लास स्लैब का, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता हो, है ना। पहला कंडीशन क्या है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तो लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब क्या होता है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा, मान लेते हैं आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है, आर। फिर जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, आई डैश कर देते हैं, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश हो जाता है, ठीक है। फिर और जब फर्दर और जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, तो एक कंडीशन आता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, इस लाइन के AB के पैरेलल हो जाता है, यानी रिफ्रैक्टेड रे इस लाइन के पैरेलल हो जाता है और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाना शुरू कर देता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल हो जाए, है ना, इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, इन दोनों सरफेस को सेपरेट करने वाली सरफेस के पैरेलल हो जाए, यानी नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाना शुरू कर दे। तो उस कंडीशन को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो सपोज कर लेते हैं क्या क्रिटिकल एंगल थीटा सी है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता हो, और थीटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल, यानी सेपरेटिंग सरफेस की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो मैंने लिख दिया कि कंडीशन क्या है, तो हमेशा लाइट रे कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं एट सरफेस AB, तो रिफ्रैक्शन है स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा,
तो म्यू जी यानी ग्लास, म्यू जी साइन मान लेते थीटा सी है, वो क्रिटिकल एंगल क्या है थीटा सी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ पर रेयर मीडियम क्या है, तो मेरा हमने एयर ले रखा है, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा म्यू जी साइन थीटा सी बराबर 1, ठीक है। यानी कि साइन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई म्यू जी, है ना। और अगर बोले थीटा सी क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू जी। ये हमको उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बताएगा, है ना। इस मीडियम, इस ग्लास के लिए अगर इधर ग्लास है तो थीटा सी कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल थीटा सी कितना होना चाहिए, ताकि ये क्या हो रिफ्रैक्ट होके इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, यानी इस सरफेस यानी ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अलोंग चला जाए, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और वो क्रिटिकल एंगल कितना होगा साइन थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू जी, ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि एयर में कुछ और भी मीडियम हो सकता है, लेकिन ग्लास स्लैब से क्या होना चाहिए, तो रेयर मीडियम होना चाहिए, है ना। ये डेंसर होगा, इधर रेयर मीडियम होगा। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल का कंडीशन, और क्रिटिकल एंगल होता क्या है, उसका वैल्यू कैसे आएगा, तो बस स्नेल्स लॉ लगाना है और थीटा सी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी है, और इधर डेंसर मीडियम मान लेते हैं हमारे पास ग्लास है, ठीक है। डेंसर मीडियम होना चाहिए इधर, इधर फिर मान लेते ये है रेयर मीडियम, एक लाइट रे मैंने इंसिडेंस कराया, और इधर जाने के बजाय ये रिफ्रैक्ट होकर इधर चला गया। अब मान लेते इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब ये रिफ्रैक्ट किधर करेगा, तो ए बी के राउंड, मतलब कि हम लोग क्रिटिकल एंगल के पास पहुंच जाते हैं। मान लेते हैं हमारा क्रिटिकल एंगल ये थीटा सी, और रिफ्रैक्ट होके इस सरफेस की तरफ चला गया, ए बी की तरफ, है ना। नॉर्मल से कितना एंगल बना लिया है, तो 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगी। अगर थीटा सी से और फर्दर हम लोग एंगल को बढ़ाएं तो क्या होगा, तो जब और थीटा सी से और ज्यादा एंगल को हम बढ़ाते हैं, जब एंगल इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड थीटा सी, तो हम देखते हैं कि लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि रिफ्लेक्ट होने लगा है, रिफ्लेक्ट होने लगा। तो इसी घटना को, दिस फेनोमेनन इज नोन एज क्या, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अब रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट होने लगा है। जैसे रिफ्लेक्ट होने लगेगा तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा अब वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। ये थीटा से यहां तक था, अगर मान लेते हैं कोई थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये एंगल ऑफ अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, अगर डेंसर मीडियम से अगर लाइट रेयर मीडियम में जा रहा हो, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहां देख सकते हैं, तो बहुत सारा जगह पर दिख सकता है। जैसे ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और मिर्ग मारीची, है ना, यानी कि रेगिस्तान में मिर्ग को यानी हिरन को क्या लगता है कि कहीं पर पानी है, पानी का तालाब है, वहां पर दौड़ के जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई देता, वहां पानी है ही नहीं, है ना वो। और फिर क्या है, तो उसमें कहीं पर पानी दिखाई देता है, और साथ में क्या दिखता है कि इमेज बनता है, वहां पर अगर पेड़ वगैरह है तो उसका इमेज बनता है, वो की भी होता है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और
और कभी कभी देखते हैं कि पानी में अगर बल्ब, पानी के नीचे अगर तालाब है उसके नीचे हम लोग बल्ब जला देते हैं तो एक एंगल पर क्या दिखेगा, वो चमकता हुआ दिखता है। दीज ऑल फिनोमिनन आर डिफाइंड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो हम लोग रिफ्रैक्शन पूरा खत्म हो गया, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस की तरफ चलेंगे, लेंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक की मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।